क्यों उसने उसे धोखा दिया? यह सवाल उस युवक के मन में गूंजता है जब वह अपनी प्रिय को किसी और आदमी की बाहों में देखता है, जो सहजता से ये कहता है कि उसे उसके घर में घुसने में थोड़ा समय लगा क्योंकि दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब सभ्य समाज खत्म था, कानून नहीं, बस भय और ताकत का राज। लड़की बोली, नियम बल से चलते हैं, यह समझो, वरना सबके सामने अपमान होगा। आदमी डंडा थामकर वार को तैयार हुआ। तभी युवक पूछ बैठा, तुम क्या करने आए हो? मेरे साथ क्या करोगे? अब 28 हफ्ते बाद जब दुनिया बर्फ में बदल गई, मानवता बर्फ की परतों के नीचे दबी हुई थी। एक आदमी जमी सतह पर चलता, निशान छोड़ता। लगभग जमे बुजुर्ग आदमी दूर से उसे चुपचाप देखता रहता है। जैसे ही लड़का बैकपैक के साथ वहां से गुजरता है, वो अपना मास्क हटाता है और ठंडी हवा में सांस लेता है, कहते हुए कि लगता है अभी तक किसी ने इस इलाके की खोज नहीं की है, क्योंकि खाना और ईंधन जैसी सुविधाएं अब दुर्लभ और कीमती हो गई थी। युवक चट्टान से नीचे झांकता है, देखता है कि बर्फ की परतें गहरी हैं और मान लेता है कि वहां सुरक्षित होगा। मगर जमीन थरथराती है। वह मुड़कर कहता है, यह बुरा है, क्या भूकंप है? जमी हुई दुनिया ईश्वर का यह कहने का तरीका थी कि मानव सभ्यताएं बर्फ की परतों जितनी ही नाजुक है। फिर वह युवक सिर के बल बर्फीली खाई में गिर जाता है, यह महसूस करते हुए कि अगर वह गिरा तो उसकी जान चली जाएगी। वह गियर उठाता है और खुद से कहता है, अब हार नहीं माननी। बर्फ की दीवार से खुद को बांधकर वह मुश्किल से खड़ा रहता है। उसे लगता है कि रफ्तार कम नहीं हो रही। आखिर में वह पुराने स्टोर से टकरा जाता है। जमीन पर पड़ा वो मुस्कुराकर कहता है, मैं बर्फ में गिरा तो उस जमीन होती तो मर जाता। आखिर कहावत है, जो तुम्हें नहीं मारता वही और भी मजबूत बनाता है। आगे देखते वह घबराता है। इस बर्फीली दुनिया का सबसे डरावना खतरा 3 आंखों वाला प्राणी है, जिसे कुछ लोग सफेद चमड़ी राक्षस कहते हैं, जो इंसानों को शिकार मानते हैं। युवक वाक्य पूरा करने ही वाला था कि सफेद कवच देख चौंक गया। वह तुरंत भाग जाता है, यह सोचकर कि वह अभी भी सुरक्षित होने से बहुत दूर है। एक परजीवी छत से लटकती बर्फ की स्टैलेक्टाइट्स पर रेंगता है। जैसे ही सफेद कवच उस युवक को पकड़ने ही वाला होता है, बर्फ की स्टैलेक्टाइट्स टूट जाती हैं। वे दैत्य पर गोली चलाकर सिर भेद देते हैं, इससे पहले वह लड़के को चोट पहुंचाए। लड़का सोचता, हंगामे से ढहा हुआ होगा, फिर बात टाल देता है। फिर भी वह पूरी तरह सुरक्षित है। ऊपर उसकी फिर बर्फ गिरती है। वह चिल्लाता, और आ रहे हैं, पर बर्फ बस बगल में गिरती है। वह बर्फ में दबकर राहत की सांस लेता है, सुरक्षित रहने पर शुक्रगुजार। अब वह फंस जाता है। परजीवी फिसलता हुआ उसके पास आकर बर्फ में धंसे हाथ तक पहुंचता है और उससे मिल जाता है। लड़का झटके से जागता है, पर उसकी एक आंख का रंग बदल चुका है। बर्फ पर घुटनों के बल वह पूछता है, अभी क्या हुआ? पर उसकी गर्दन पर नीली नस उभर आई। वह काफी देर से बाहर था। तभी उसे चॉकलेट बार दिखती है। वह कहता है, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। विशाल जमी संरचना के बीच उसे जल्दी करनी है, अब और वक्त नहीं। वह सोचता है कि जब अधिकांश सड़कें बर्फ की परतों के नीचे दबी हुई हैं, तो उसे सुरंगों का इस्तेमाल करके लौटना चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वह इस तरह और कितने समय तक जी सकता है, क्योंकि यह भी उन इमारतों के अंदर रहने से बेहतर नहीं था जहां आपदा के समय कई लोग फंस गए थे और संसाधन भी कम होते जा रहे हैं। किसी को नहीं पता आगे क्या हो सकता है। आखिर हर कोई लकीर लांघने से बच नहीं पाता। वह गलियारे तक जाकर ध्यान से चौकन्ना इधर उधर देखता है। वहाँ कोई पहरा नहीं, उसे फौरन घर पहुंचना चाहिए। अपार्टमेंट 409 के दरवाजे पर दस्तक देने पर 2 जुड़वा जोड़े वाली एक लड़की दरवाजा खोलती है। युवक पूछता है कि मेंग ने दरवाजा ऐसे क्यों खोला, लेकिन लड़की तुरंत उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वह सच में उसे देखना चाहती थी। वह पूछती है, क्या तुमने मुझे मिस किया? वह सिर हिलाकर कहता है, हाँ बहुत। पर पूछता है, दरवाजा लॉक किया? लड़की ड्रामे से बोलती है, दरवाजा ज्यादा जरूरी है या गर्लफ्रेंड? लड़का चॉकलेट बार निकालकर कहता है, ये तुम्हारे लिए मिली। देते ही वह हैरान होकर चौंकती है, पूछती क्या है? फिर समझती कि यह चॉकलेट बार है। वह अपने बॉयफ्रेंड को कसकर गले लगाती, चिल्लाकर कहती, मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार कर। पीछे हटते हुए लड़की पूछती है, क्या बस इतना ही है? और युवक समझाता है कि उसे पाने के लिए वह लगभग एक राक्षस का शिकार हो गया था, इसलिए उसे जल्दी से खा लेना चाहिए। हालांकि लड़के के बैग पर नीले खून के दाग हैं। अपने साथी पर शक होने पर लड़की चॉकलेट बार तोड़ देती है। आग के सामने बैठा वह कहता है, पिछले दिनों उसे कुछ ढंग का नहीं मिला। सोचता है, जो बीज जुटाए थे क्या सब खा ले? उसने सब बोए, पर एक भी नहीं उगा। मगर अभी खाए तो शायद अपना आने वाला कल खुद ही हमेशा के लिए बिगाड़ दे। तो वह बेचैनी सी कुर्सी पर बैठ जाता है, कहते हुए कि अगर यही हाल रहा तो वह पागल हो जाएगा। लड़का एक टुकड़ा मांस उठाता है और कहता है कि अगर इसे खाना सुरक्षित होता तो यहाँ के लोगों को अब अपने दुश्मनों को सहना नहीं पड़ता। वह मांस आग में डालता है, वह नीला पड़ता है। वह कहता है, यह बहुत ज्वलनशील है और अच्छा ईंधन बन सकता है। टूटी घड़ी उसे देख जे सोचता है कि आज वैलेंटाइन डे है। सिर खुजलाकर वह सोचता है, कहीं भूल तो नहीं गया। वह गर्लफ्रेंड की ओर बढ़कर भूलने की माफी मांगता है, पर वह कहीं भी नहीं मिलती। दरवाजे के बाहर उसे अजीब आवाज सुनाई देती है, मिंग मिंग के साथ तय संकेत। वह सोचता है, वह बाहर क्या कर रही थी, और झट तुरंत दरवाजा खोल देता है। और तभी पल्ला उसकी ओर उड़ता हुआ आता है, जो उसके चेहरे पर पूरी ताकत से लगता है। लड़का एक ही पल में दूर जा गिरता है।
फिर घुसपैठिया उसके घर में दाखिल होता है और उसे मेरी क्रिसमस कहता है। पूछता है कि उसे यह सरप्राइज कैसा लगा। मिंग को अपनी बाहों में पकड़े हुए लड़का पूछता है कि क्या चेन मिंग ने सच में उसे लू देलोंग के साथ धोखा दिया था, लेकिन लड़की चिल्लाती है कि वह अब भी वजह जानना चाहता था, जबकि उसने पहले उसे अपने एक चॉकलेट बार से धोखा दिया था क्योंकि वह खाना जमा कर रहा था और उसके पास इसके लिए एक बड़ा बैकपैक था। लू डेलोंग पैट जमीन पर पटकता है और छोटे दोस्त मुंह से माफी मांगकर कहता है, कम से कम एक चेतावनी देनी चाहिए थी, क्योंकि दुनिया खत्म हो चुकी है और अब सब कुछ ताकत से चलता है। कमजोर तो किसी औरत की भी हिफाजत नहीं कर सकते। उसके सामने दो रास्ते थे, मजबूत पर भरोसा करो वरना शिकार बनो। अब मुंह के पास जो खाना है सौंप दे। लड़का पूछता है, उससे कुछ कैसे छुपेगा, पर लू डेलोंग नहीं मानता। वह कहता है, अब तेरा अंत है, बिना किसी चेतावनी के, और बल्ले से उसकी टांग पर वार करता है। फिर चेहरे पर मारकर एक दांत तोड़ा देता है और उसकी बांह भी तोड़ देता है। यह डरावना मंजर था। उन्होंने उसे पीटकर मार डाला। बुरी तरह घायल डेलोंगे का एक आदमी पूरा घर छानता है, पर लगभग कुछ नहीं मिलता। डेलोंगे और गहराई से देखने को कहता है, चाकू मांगता है। फिर वह बड़े निर्जीव मुंह को काट देता है। मो समझता है उसका सबसे डरावना सच हो गया। मौका मिलता तो वह उन्हें कीमत चुकाता, क्योंकि वह जीना चाहता था। एक सत्ता उसकी मुराद पूरी करती है। मो ऑफिस में जागता है, कंप्यूटर ऑन है। उसकी आंखें फट से खुलती हैं। वह लियू डेलोंग चिल्लाता है। सोचता है क्या हुआ, अभी तो वह मर चुका था, पर अब शरीर पर एक भी चोट नहीं। बिल्कुल दुनिया के पूरी तरह से जम जाने में केवल 28 घंटे बचे थे। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे थे। पुलिस विभाग ने उन्हें काबू में करने के लिए भारी बल तैनात किया था। उसी समय मैनहट्टन के अभिजाती लोग अपने साथियों के साथ शराब पी रहे थे और ब्रुकलिन की गलियों में गिलो सौदे पका रहे थे। शहर में किसी को अंदाजा नहीं था कि अब क्या टूट पड़ेगा। सिर्फ उसे पता था जो वक्त पीछे लौट आया था। लोग आसमान की उत्तरी रोशनी निहारते थे, पर लड़का जानता था ये संकेत है। फिर वह फोन देखता है, सोचता है कि इतनी रात सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड मिंग मिंग ही कॉल करेगी। उसे याद आता है उसने उसे कमजोर कहा था। वो सोचता है उसने कभी उसकी असलियत नहीं देखी, वही जिसने उसे यूं धोखा दिया। इसलिए वह उसे अपनी जिंदगी से काट देता है। तुरंत फिर वह गर्लफ्रेंड का फोन उठाता है। वह पूछती है कि क्या वह अभी कड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि ऑरोरा बहुत खूबसूरत दिख रही है, और वह अपने बॉयफ्रेंड से कुछ पैसे भेजने के लिए कहती है क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज हो गया था। वो उससे कहता है कि उनका ब्रेकअप हो रहा है और अब उसे कॉल ना करे। लड़की सन्न रह जाती है। वह बस चलते चलते फोन से उसका कॉन्टैक्ट सीधे डिलीट कर देता है। वह सोचता है कि अब जब उसे दूसरी जिंदगी मिली है तो वह लड़की जिसने उसकी जान ली थी उसे भी ब्रुकलिन पड़ोस के पुल पर बाकी सबके साथ बस जम जाना चाहिए। समय रात 11:58 था जब लड़के ने कहा कि इस अवसर के लिए उसे ठीक से तैयारी करनी होगी। अपनी पिछली जिंदगी में अगले 24 घंटों के भीतर जब दुनिया जम गई थी, तापमान 0 पर गिर गया था और उसके पास 28 घंटे थे। सिद्धांत में समय बहुत था, पर लोगों की हरकतें बस अराजकता और ढाव लाती। इसलिए हकीकत में उसे 1 घंटे के भीतर किसी भी तरह अधिकतम संसाधन जुटाने थे। दैनिक जरूरतों के अलावा इस अराजकता में उसे आत्मरक्षा का सामान चाहिए था। इसलिए उसने पिस्तौल जैसी चीज ढूंढने की ठानी। पुलिस ने लड़के को चलते देखा और कहा, इस वक्त यूं आसपास भटकना संदिग्ध है। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ने की ठानी। तभी एक अफसर गाड़ी से उतरा, मो को पुकारा और सख्ती से बोला, वहीं रुको, हिलना मत। तुरंत बंदूक टांगकर उसने मो से कहा, हाथ ऊपर रखो ताकि दिखे। साथी ने रेडियो पर बताया, 4थी एवेन्यू पर संदिग्ध पकड़ा है। फिर अधिकारी ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उधर युवक ने अधिकारी की घबराहट समझी और उसकी उलझन परखा। सामने वाले की हरकतें तौली। उसने कहा, वह सिर्फ फोन पकड़े था, पर काउंटडाउन 0 हुआ। उसे लगा उस स्वर जैसे अफसर पर समय नहीं, इसलिए उसने प्रार्थना की कि वे बस उसे ही छोड़कर आगे बढ़ने दें। तलाशी के बाद अफसर ने चेताया कि इतनी रात बिना सावधानी पास न आए। तभी उसके साथी ने बैकपैक की चीजें पूछी और उसे सौंपने को कहा। मो बोला, इसमें बस दफ्तर की नौकरी का सामान है और कुछ नहीं। घबराकर अफसर ने बैग से नीली नोटबुक निकाली, चिल्लाया, यह हथियार है, और मुंह पर गोली चला दी। गोली बेरहमी से लड़के की ओर बढ़ी। युवक को लगा यही अंत है, उसकी जिंदगी यही खत्म थी, और उसने तुरंत विचार झटक दिया। खुद से कहा, मैं बचूंगा। उसकी आंख में बिजली सी नीली चमक उठी। गोली नजदीक आते ही तभी मुंह के चारों ओर आभा फूट पड़ी। युवक हैरान था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह गोली की दिशा देख सकता था और सोच रहा था कि क्या उसके लिए समय धीमा हो गया है। इसलिए उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, यह महसूस करते हुए कि वह इसे चकमा दे सकता है, और यह कोई भ्रम नहीं था। उसने अफसर को कोसा, बोला, मैं नागरिक हूँ, मुझे गोली मारने का तुम्हें हक नहीं। फिर चिल्लाया, बेवकूफों पर वक्त नहीं, और उसकी ओर दौड़ा। अफसर ने फायर किया, पर निशाना चूक गया। गोली जमीन में लगी, उसी पर बर्फ की परतें जम गईं। वो बिजली की तरह अफसर पर झपटा, इतनी तेजी से कि पीछे लकीरें रह गई। उसने चेहरे पर घूंसा मारा, जबड़ा चकनाचूर हुआ और खून थूक निकला। अफसर उसके भारी भरकम साथी के पास जमीन पर ढेर हो गया। तुरंत ही दूसरा अफसर पीछे देखकर कांप गया। टक्कर से उसका दोस्त बुरी तरह चूर था। वह जानना चाहता था कि अभी क्या हुआ और ये किसने किया।
डर से वह जमीन पर गिर पड़ा। मुंह पर बंदूक तानकर उसने चिल्लाया, तो आखिर है क्या? फौरन सच बता, अभी। लेकिन वह युवक शांतिपूर्वक उस आदमी के पास गया और कहा कि उसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या है। और फिर ब्रुकलिन की गलियों में एक चीख गूंज उठी। घटना के बाद मोटे अधिकारी ने रेडियो पर रिपोर्ट किया कि एक अधिकारी घायल हो गया है और एक संदिग्ध उनके आग्नेयास्त्र लेकर भाग गया है। उसने फिर पुकारा, स्टेशन से जवाब मांगा। आगे नीली ऊर्जा की धार बनी और बुदबुदाया, आज का दिन मनहूस है, और चलते हुए पीछे चमकती लकीर छोड़ गया। वो दौड़ता हुआ अपने घर अपार्टमेंट 409 की ओर गया और फर्श पर गिर पड़ा। उसके पीछे ऊर्जा थमी तो युवक ने लंबी लंबी सांसें ली। कांपता रहा, सोचता कि यह सच था या नहीं, और हैरान कि वह यह सब कैसे कर गया। फिर उसने बंदूक उठाई, तय किया कि क्या वह इसे फिर दोबारा कर सकता है। उसने पिस्तौल को आईने की ओर ताना और गोली चलाई। उसकी बर्फीली शक्ति सक्रिय हो गई। अपनी एक आंख को विशाल बनाते हुए वो अचानक आगे बढ़ा और गोली को अपने हाथ में पकड़ लिया। वह खुशी से मुस्कुराया, समझा अभी क्या कर बैठा, और सोचने लगा कहीं उसने कोई नई सुपर पावर तो नहीं जगा दी। बर्फ जमे कंधे को देखकर उसने सोचा, जब वैश्विक जमाव शुरू भी नहीं हुआ तो ये कैसे? क्या वो गोली संग सुपरसोनिक जैसा चला? इसलिए, और ठंड उसी से आई। आखिर उसने माना, ये क्षमता उसकी रफ्तार बदल देती है। कागज पर यह साधारण लगता, पर सर्वनाश का उसका ज्ञान उसे सबसे आगे रखता था। तभी दरवाजा खटखटाया। वो मुड़ा कि कौन है। बाहर मिसेस पांग नाम की एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसे ढूंढने आई थी। उसने मुंह से पूछा, गोली की आवाज क्या थी? युवक ने बहाना किया, टीवी था, रिमोट टूट गया, इसलिए शोर हुआ। उसने माफी मांगी। महिला ने आ भरकर कहा, पास के सुपरमार्केट वाली घटना मत भूलना। याद रख, पास के सुपरमार्केट में हाल की फायरिंग, सड़कों पर खतरा था, इसलिए उसे संभल कर रहना था। मो ने उसे धन्यवाद दिया और चिंता दिलाने के लिए माफी मांगी। वो अपने फ्लैट लौट गई। बोली, युवा खुद को मत थकाओ, और फिर मो के दरवाजे को बंद कर गई। युवक ने झट से ध्यान फिर संसाधनों की मुख्य समस्या पर लगाया। बूढ़ी औरत के बताए सुपरमार्केट को याद कर उसने समझा, सर्वनाश के लिए उसके काम का सारा सामान शायद वहीं मिल जाएगा। शरारती मुस्कान के साथ उसने सुपरमार्केट में खाना जमा करने का फैसला किया। कैशियर झटुबासी ली। वहीं सुरक्षा कैमरे ने पूरे शेल्फ लगातार रिकॉर्ड किए। कैमरे ने सिर्फ मो को खाने की तरफ देखते हुए रिकॉर्ड किया, लेकिन पलक झपकते ही वह धुंध में गायब हो गया। लड़की ने तो ध्यान भी नहीं दिया, थकान में लगातार जमाई लेती रही। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक विशाल रसीद आ गई। उसने सोचा, ये क्या है? क्या किसी ने कुछ खरीदा? पॉज 1200 नीचे के नोट में लिखा था, डरो मत, सुरक्षित रहने घर जाओ। पॉज 1400 ये पढ़कर रसीद और अजीब लगी। पॉज 1200 पहले लूट, अब रहस्यमय संदेश मिल रहे थे। यह बड़ी चिंता थी। टेकआउट पर तभी दो आदमी दुकान में आए। एक के हाथ में पिस्तौल थी। लड़की ने आप भरी, सोचती रही, आजकल ये क्या चल रहा है। लेकिन फिर उस आदमी ने बंदूक उसकी सिर पर तान दी और माफी मांगी, क्योंकि यह एक डकैती थी और उसे रजिस्टर में रखे सारे पैसे देने थे। उसने उसे जल्दी करने को कहा। उसी समय एक बर्फीली आभा दुकान की ओर बढ़ने लगी। ठंड के कारण बंदूक जमने लगी। फिर पूरा स्टोर बर्फ से ढक गया। एक पैर अंदर आया। तभी एक डाकू ने पूछा कि अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई। उसके साथी ने उसे दरवाजे की ओर मुड़ने का आदेश दिया। उसने ऐसा ही किया और खुद को एक लंबे पतले सफेद कवच के आमने सामने पाया। चोर ने गुस्से में पूछा कि वो चीज आखिर है क्या, वो किस तरह का राक्षस है। उसके साथी ने तुरंत उस प्राणी पर गोली चला दी, लेकिन गोली बस उसकी नीली सी खून के चारों ओर घूम गई। चोर चीखा, इसे मारा नहीं जा सकता। जैसे ही दानव का हाथ उसकी ओर बढ़ा, तभी उसने फिर गोली चलाई। राक्षस ने चोर को पकड़कर उसके चेहरे पर तांस कसा और उंगलियों से धीरे धीरे खाल उधेड़ी। फिर बोला, स्वाद खराब है, और आदमी का चेहरा फाड़ दिया। कैशियर ने सब रिकॉर्ड करने को बिल्कुल बिना हिचक फोन उठा लिया। एक वीडियो में दिखाया गया कि वह राक्षस चोर को निकाल रहा था। पुलिस अधिकारी अपने फोन पर लड़कियों की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे कि यह फॉर्मेट लोकप्रिय है। तभी स्क्रीन पर त्रुटि संदेश आया। उन्हें लगा शायद यह सरकारी आपात अलर्ट है। अचानक पूरे शहर में सायरन गूंजे। सभी नागरिकों को तुरंत सतर्क करने लगे। मो ने अपना दरवाजा खोला। यह सुनकर कि ये बेघर लोगों के लिए लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा विभाग का प्रसारण था। वह हैरान था और चौंक रहा था। पहले से ही शहर एक अज्ञात ठंड की लहर का सामना कर रहा था और सभी को अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का निर्देश दिया गया था। ठंड की लहर आ रही थी और ब्रुकलिन सबसे पहले इसका शिकार होने वाला था। शुरुआत से 1 घंटा और 9 मिनट पहले ही बीत चुके थे। न्यू डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग 58 के अंदर एक साधारण अपार्टमेंट में अलर्ट ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। यह बार बार दोहरा रहा था कि यह संदेश डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स से है। इसी दौरान ऑफिसर जो ने टिप्पणी की कि अगर वे इसमें शामिल हो रहे हैं तो मामला वाकई गंभीर होगा। एक लड़की ने अपने फोन पर अलार्म देखते हुए सिगरेट पी और मुंह ने एक पेचकस का इस्तेमाल किया, सोचते हुए कि कोई रुकावट नहीं आएगी। लू डिलॉन्ज ने अपना लाइटर जलाया और पूछा कि क्या वह आदमी बोलने वाला नहीं है। पिटा हुआ और खून से लथपथ वह आदमी कमजोर आवाज में बोला कि वह सच में कुछ नहीं जानता। डिलॉन्ज ने फोन निकाला और बोला, अब भी नहीं पहचानता? उसने पूछा, उस फोटो में क्या है? क्योंकि मुझे नशा देकर फंसाया गया, बॉस की बेटी। आदमी सिसक पड़ा, कहने लगा,
पर मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। लेकिन डेलोंग नीचे झुक गया, उसे बताते हुए कि उसे प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए ताकि कम से कम भगवान उस पर दया कर सके। फिर उसने उस आदमी का हाथ फैलाया और उसमें चाकू घुसेड़ दिया। उसने अपने बॉक्स के अंदर 1 से 5 तक गिनने की बात कही। डिब्बे में 6 कटी उंगलियां थी। एक गुर्गे ने अलोन से पूछा, इस आदमी के साथ अब क्या करे? अलोन बोला, वासना का पाप आग में मौत मांगता है, इसे बॉयलर में फेंको। अधीनस्थों ने उसका शरीर अंदर धकेला, फिर तुरंत ढक्कन लगाकर कसकर पूरा सील कर दिया। एक बोला, बॉयलर पुराना है, फट सकता है। दूसरा गुर्राया, चुप। लो इंतजार कर रही थी। तभी बॉयलर के पास वाला गुर्गा चौंका, कुछ गलत। अगले पल अपार्टमेंट से भयंकर धमाका हुआ और सब तरफ आग धुएं में घिर गया। उसके दोस्त ने उसकी बाहें थाम ली, साथी ने गालियां दी और खुद को वो फैलती छाया को ढक लिया। क्रू ड्राइवर धीरे धीरे थमकर रुक गया। वो बोला, अब पौध खेती का ढांचा आखिर पूरा ही है। मौजूदा सामान से बाहर गए बिना भी वह काफी दिनों तक जी सकेगा, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था क्योंकि आपूर्ति अंततः समाप्त हो जाती और टिकाऊ आत्मनिर्भरता ही कुंजी थी। उसकी योजना एक परिपूर्ण सर्वाइवल चैम्बर बनाने की थी जो अनिश्चित काल तक खुद को बनाए रख सके। उसने फोन उठाया। जमने का असर करीब 1 घंटे से चल रहा था। उसे फौरन तेज करना था क्योंकि इसी वक्त रफ्तार बढ़ानी थी। इस दुनिया में समय ही जीवन था। पर तभी अचानक बाहर से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और युवक सोच में पड़ गया, आखिर अब कौन होगा? दरवाजा खोलते ही उसे लगा, यह एहसास जाना पहचाना क्यों है। ऑफिसर जो ने मुंह से खलल के लिए माफी मांगी। उन्होंने ओल्ड जो से पूछा, समस्या क्या है और क्या चल रहा है? जो ने समझाया कि तापमान अचानक गिर गया था और हीटिंग सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए वह सभी को सुरक्षित रहने की चेतावनी दे रहा था। मुंह को याद आया कि पिछले हफ्ते कुछ हुआ था। खराबी समय पर ठीक नहीं हुई थी और जब वह उसे ठीक करने गया तब तक वह पूरी तरह से टूट चुका था। वह वही गलती फिर नहीं दोहरा सकता था। उसे तुरंत सुधारना ही था। उसने अफसरों से कहा, मुझे जरा देखने दे। फिर पीछे से फ्लैट का दरवाजा बंद किया। सीढ़ियां चढ़ते अफसर पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? मो बोला, बॉयलर रूम ये नहीं होना चाहिए। जो ने समझाया कि बॉयलर बेसमेंट में है, उन्हें नीचे जाना होगा। उन्होंने सोचा कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बॉयलर रूम अवैध था। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ने पहले इसका जिक्र किया था तो उसे ऊपर होना चाहिए था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे जल्दी भूलने की बीमारी हो रही है। तहखाने के अंदर जो ने टिप्पणी की कि यहाँ कितना ठंडा है। फिर उन्होंने धुएं में कुछ अजीब देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह ठंडी हवा हो। जो उसे बॉयलर की ओर ले गया। उन्होंने उसमें कुछ छेड़छाड़ की और कहा कि अब सब ठीक होना चाहिए। लेकिन फिर उसने अपने हाथ पर नीला तरल देखा और सोचा कि यह क्या है। जो के साथी ने पूछा कि क्या कोई समस्या है, और उसी पल 2 सफेद खाले उसके पीछे प्रकट हुई। उसकी सिर को फोड़ते हुए उंगलियों के लिए चिल्लाई, कहते हुए कि वे फिर से उग रही हैं। उन्होंने कहा, ये सफेद कवच कैसे? जो घबरा कर चिल्लाया, ये आखिर है क्या? डर से सन और पूरी तरह हिल न सका। सफेद कवच ने तुरंत हमला करने को खुद को तान लिया। उन्हें तुरंत अपनी क्षमता सक्रिय की, जो कि सामने दौड़कर उसे नीचे धकेल दिया ताकि व्हाइट आर्मर उसे चोट न पहुंचा सके। फिर वह दौड़ता हुआ दूर भागा, बड़बड़ाते हुए कि ओल्ड जो का सिर लगभग उड़ी गया था। उसने देखा कि दरवाजा अभी भी खुला है तो वह उसकी ओर भाग पड़ा। अगर वह पूरी तेजी से दौड़ता तो निकल जाता। उसे लगा बस पूरी ताकत लगानी होगी, पर सफेद कवच सा राक्षस मुंह फैलाए ठीक पीछे लग गया। वो हैरान था, ये उसकी रफ्तार कैसे पकड़ रहा है। तभी वह लगभग उसे चीर देता। मो ने सोचा, क्या ओल्ड जो को ढूंढने से यह वो उसे बाहों में उठा, मन ही मन माफी मांगकर कि दरवाजे की ओर फेंकना है। फिर उसने ताकत से ओल्ड जो को छाला, जो उड़ता गया, चिल्लाया, ये क्या हो रहा? वह बाहर गिरा बेहोश होकर। मो ने फिर से सफेद कवच की ओर देखा, लेकिन राक्षस ने अपने सिर से हमला किया। युवक हाँफता रहा जब उसने वार से बचाव किया। अब सफेद कवच बार बार फिंगर शब्द दोहरा रहा था। वो सोचता था कि उसकी शक्ति ओल्ड जो से जुड़ी है क्या, ये क्यों हो रहा है और उसकी क्षमता कैसे चलती है। समझना चाहता था। उसे याद आया, ओल्ड जो को था। मैं समझा। उसके बिना रफ्तार बढ़ी पर काबिलियत घट गई। राक्षस फिर हमला करने को मुड़ा और खतरा भी करीब था। लिंगमो ने वार को रोका, यह कहते हुए कि उसकी स्थिति का सफेद आर्मर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट था कि जब उसने ओल्ड जो को फेंका तो उसकी ऊर्जा सक्रिय होने के कारण कुछ अजीब हुआ। वह सोचने लगा कि क्या उनके बीच कोई संबंध है। जमीन के कंकड़ देख मेले को अपनी हालत समझ आई। पिछले जीवन में इंसान व्हाइट आर्मर से भिड़ते तो बचने की कभी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह बस ही भागता। लेकिन अब सब अलग था। अब वह शिकारी था, शिकार नहीं। मो ने जमीन से कंकड़ उठाया। इस बार वह नहीं भागा। उसने मुट्ठी कसकर पकड़ी, बेसबॉल जैसी मुद्रा ली, गले में ताकत भरकर हमला तय किया। फिर उसने कंकड़ को उस प्राणी पर पूरी ताकत से उछाल दिया। मो का अंदाजा सही निकला, जैसा उसने सोचा था, क्योंकि उसकी शक्ति उन्हीं पर चलती थी जो उसकी ऊर्जा से संक्रमित हो। गतिज त्वरण से ऊर्जा कई गुना बढ़ी और छोटा सा कंकड़ भी तय रफ्तार पर पहुंचते ही विद्युत चुंबकीय रेलगन जैसा घातक बन गया। खून नीचे जमीन पर छिटका। यह मोई की आंख से लगातार टपक रहा था। उसने घबराकर पूछा, क्या हो रहा है? उसका खून नीला था और वह जानना चाहता था कि यह सब क्या बकवास है। वो जमीन पर ढह गया, खून की उल्टी की,
बेहोश हुआ, हिल न सका। आखिरी ख्याल उसे सर्दी लग रही थी। नजर पूरी तरह अंधेरा होने से पहले और जो पास आया और युवक को थाम लिया। वह उसे लिन पुकार कर आंखें खोलने को कह रहा था, जो कि घर में पत्नी बोली, हवा बहुत तेज है, इस मौसम में ऐसे में उसे अस्पताल नहीं ले जा पाएंगे। इधर लड़के काफी देर से मुख्य दरवाजा खोलने में जूझते रहे। जो ने कहा, बेस हवा रोककर हीटर तुरंत चलाओ। उसकी पत्नी घबराकर बोली, लड़का जहर सा लग रहा है। वे चिल्लाए, उसे सो मत जाना। फिर अचानक अफसर ने मिसेस वांग को पाया और लिन मुंह पर बात छिड़ी, लेकिन महिला ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसे चुप रहने और सीओ जही को ढूंढने के लिए कहा। सीओ जो पास आया, जो उससे माफी मांगते हुए उसने जो से कहा कि लिन मो को वहीं छोड़ दे, और जो ने टिप्पणी की कि लड़का ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने आगे कहा कि अधिकारी को सीढ़ियां चेक करनी चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत गड़बड़ थी और उसकी शरीर का तापमान इतना कम होने के बावजूद भी वह अभी तक जिंदा था। उसने सोचा कि कहीं वह कोई क्रायोजेनिक व्यक्ति तो नहीं है। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया जिसमें कहा गया कि पुरुष मरीज के जहर खाने का संदेह है और वह अभी भी कोमा में है। उसकी महत्वपूर्ण प्रणालियां असामान्य थी और उसके शरीर का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उसकी नाड़ी और तंत्रिका प्रतिक्रियाएं सामान्य स्थिति में थी। उसने फोन बंद कर दिया, कहते हुए कि यह अविश्वसनीय है। रक्त पृथक्करण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और उसे परिणाम जांचना था। उसे एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज करने से पहले रक्त सामान्य रक्त जैसा ही दिखता था, लेकिन बाद में नीली अशुद्धियां अलग हो गई थी। क्योंकि विश्लेषण में समय लगेगा, इसलिए उसे रोगी की सतही विशेषताओं का निरीक्षण करना जारी रखना था। अगर ध्यान से न देखा जाए तो उसके शरीर पर भी निशान नसों जैसे लग सकते थे, लेकिन करीब से देखने पर वे एलर्जी की प्रतिक्रिया जैसे दिखते थे। ओस 1200, अचानक लिन मो ने अपनी आंखें खोल दी। ओस 1200, डॉक्टर ने पूछा, क्या वह आखिरकार जाग गया है? युवक समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। औरत उसे कहती रही, बिना सिर के मुर्गे की तरह मत घूमो। लिम्बो भी जानना चाहता था, वह कौन है? चाओ जॉ ने एक सिगरेट जलाई और कहा कि वह एक बिना लाइसेंस वाली डॉक्टर हैं और कुछ कारणों से अपना असली नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो उन्हें दिया जहू कह सकते हैं। फिर उसने पूछा कि वो उस हालत में कैसे पहुंचा, क्योंकि सच कहूं तो उसने पहले कभी ये लक्षण नहीं दिखे थे और वह जानना चाहती थी कि बेसमेंट में क्या हुआ था। उसमें बहुत रुचि रखती थी। ब्रुकलिन में तापमान गिरकर -29 डिग्री सेल्सियस हो गया था। मानव शरीर का न्यूनतम तापमान विश्व रिकॉर्ड 13.7 डिग्री सेल्सियस है। शरीर 0 डिग्री सेल्सियस तक झेल लेता है, पर देर तक ठंड में लगातार हवा में रहने से उदक जमते हैं और कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। 32 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर हाइपोथर्मिया हो जाता है और इंसान -29 डिग्री सेल्सियस या 13.7 डिग्री सेल्सियस से कम शरीर के तापमान में जीवित नहीं रह सकते। यह समझाने के बाद डॉक्टर ने मुंह के मुंह से थर्मामीटर निकाला और उसे देखने के लिए कहा। उसकी वर्तमान शरीर का तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस था। यह एक चमत्कार था कि वह अभी भी जीवित था। लिन सोच भी रहा था, यह कैसे संभव हुआ? शायद उसकी क्षमता से, मगर रुकने का वक्त नहीं था। उसे अपना काम और योजना तुरंत पूरी करनी थी। अब उसी पर डॉ जूस मिल ने कहा, वह सब समझ गई। फिर लिन फर्श के पानी पर फिसल कर गिरा और सिर टकरा गया। जू मुड़कर जाने लगी और बोली, मैंने तुम्हें हिलने से रोका था। शरीर कमजोर है, मगर असली बात यह नहीं। उसने जान लिया था कि उसमें क्या खराबी है, इलाज भी जान गई। उसने पूछा, क्या उसके पास सुपर पावर है? लड़का चौंका, उसे कैसे पता? पर उसके पास उस पर समय नहीं। उसने हंसते हुए पूछा कि यह किस तरह का मजाक है, लेकिन जहाओ ने समझाया कि वह एक डॉक्टर के रूप में उसे देख रही थी। युवक ने सोचा, क्षमता चालू रही तो सब फिर चढ़ना पड़े फिर भी जल्दी होगा। अभी नीले टुकड़ों से खून टपककर फर्श पर गिरा। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम अभी वाकई ठीक हो? खून खांसते ही उसे समझ आया कि अब वह रफ्तार नहीं बढ़ा सकता। अनुभवों से वह जान गया था कि फिर क्या होने वाला है। इसी दौरान यूलोंग एक दरवाजे की ओर बढ़े, कहते हुए कि डिया, जू से मिलने के बाद उन्हें थोड़ा बेहतर व्यवहार करना चाहिए। उनके अधीनस्थ समझ गए। फिर वो अपार्टमेंट 509 के सामने रुक गए। अंदर जू और लिन मो थे। युवक चौंक गया, सोचने लगा कि अब क्या होने वाला है, लेकिन जू ने दांत भींचकर उसे उठने को कहा। उसे हिलना था। लिन का हाथ मांगते हुए लिन स्ट्रेचर पर बैठ गई। पूछने लगी कि समस्या क्या है, लेकिन डॉक्टर ने उसे फिर से लेट जाने का आदेश दिया। अब और सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं थी। उस युवक को समझना था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। जो ने उसे बताया कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे बिल्कुल वही करना होगा जो वह कहे, और किसी भी हालत में इंतजार करना है और हिलना नहीं है। फिर उसने दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाया। लू डेलोंग अंदर आया और घुसपैठ के लिए माफी मांगी। टीआर जहो ने उसे स्वागत कर पूछा, क्या चाहिए? आदमी बोला, थोड़ी देर बाद को भीतर आ जाऊं। महिला ने कहा, जैसा चाहो। अंदर पहुंचते ही जहो ने फिर पूछा, क्या काम है? गैंगस्टर ने बताया कि उसने सुना था कि अपार्टमेंट 409 का निवासी इलाज करा रहा है और उससे कुछ बात करनी है। जहाओ ने जवाब दिया कि जिसे वह ढूंढ रहा था उसकी जहर से मौत हो गई है। डेलोंग ने बस आंख भरी और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लिंग मो ने लियू डेलोंग की आवाज पहचानी और सोचा कि वह यहाँ क्यों आया है। अगर अपनी पिछली जिंदगी में
वह पूरी तरह से जम गया था इससे पहले कि वह दिखाई देता। अगर वह अब अपनी तेजी की क्षमता का इस्तेमाल कर सकता तो वो देलोंग की जान भी अपनी तरह ले सकता था। गैंगस्टर को कुछ अजीब लगता है और वह पलटकर कहता है कि डीआर जहां मेहनत कर रही थी पर उसने मरीज को पलक झपकते देखा। वह पक्का करना चाहता है कि मरीज मर चुका है, इसलिए पूछता है कि क्या वह जांच में मदद करे। जो कहती है मैंने सच पहले ही बता दिया था। फिर देलोंग अपने लाइटर का इग्निशन दबाता है और कहता है कि डॉक्टर ने सड़क पर उसके इतने सारे भाइयों की जान बचाई है और उसका कोई बदला नहीं चुकाया जा सकता क्योंकि यह उसकी गलती थी और महिला को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि क्लिनिक और उसकी देखभाल कौन कर रहा है, इसलिए उसे किसी बात का जल्दी से जवाब देना चाहिए। फिर वह अपार्टमेंट से निकलकर उसे सोचने को कहता है, जो झुंझलाकर कहती है सब बकवास था। पर वह लीन मुंह से अब उठने को कहती है। देलोंग जा चुका है और उसे लगता है वो उससे ही ढेरों सवाल पूछेगा। लिनमो पूछता है कि इस बार देलोंग अपनी जान क्यों लेना चाहता था जबकि पिछली जिंदगी जैसी कोई वजह नहीं थी, और साथ ही यह भी कि झाओ उसकी रक्षा क्यों कर रही थी। पर कुछ भी करने से पहले वो डॉक्टर से पूछता है कपड़े कहाँ हैं। वह सोचती है क्या यही पहला सवाल। ब्रुकलिन में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। देलोंग का एक गुर्गा कहता है जवान था तो पिता को भट्टी संभालते देखा और सोचा मैं उनके जैसा नाकाम नहीं बनूंगा, पर अब वही पिता उसे काबिल लगते हैं। वह आज भी उन्हें मान देता है। उसके दोस्त ने कहा बस बाहर का बिगड़ा मौसम था, पिता को लेकर उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। डिलोंग पूछता है कि क्या उसे लगा था कि सब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा और अधीनस्थ माफी मांगता है। वह आदमी कहता है पहले सरकारी संदेश हर 20 मिनट में आते थे, अब इंटरनेट भी थम गया है, मानो सबने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए ये अचानक ठंडी लहर इंसानियत पर ईश्वर का दंड है। बंधा हुआ जो पूछता है फिर मेरे जैसे पापी को वह क्यों नहीं सजा देता। फिर देलोंग के पास आकर कहता है कि वह बस अपार्टमेंट संभाल रहा था और पूछता है क्या उसकी बनाई व्यवस्था संगत थी या नहीं। लेकिन अधिकारी शिकायत करता है कि उसने सभी को आदेश दिया था कि वे बाहर जाएं और उसके लिए सामान लाएं, नहीं तो वह हीटिंग बंद कर देगा। गैंगस्टर पूछता है कि क्या यह सही नहीं था क्योंकि यह बराबर का लेन देन था, जो उसे सीधा परजीवी कहता है। डिलोंग मुड़ते हुए कहता है कि यह अफसोस की बात है कि लिन उनमें शामिल नहीं था, वरना वह किसी और के लिए फायदा उठा सकता था। जिससे जो हैरान रह जाता है। जो पूछता है कि क्या लिन पहले ही तैयार हो चुका है और कहता है कि जब वह हो जाए तो उसके पास आ जाए। लेकिन वह युवक तो कपड़े पहनने में भी संघर्ष कर रहा था। उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए और डॉक्टर जानना चाहती थी कि क्या उसे अंदाजा है कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा। युवक सोचता है 6 घंटे बीते, पर वह कहती है पूरे 6 दिन हुए। यह सुनकर वह दंग रह जाता है जब वो फिर उन दिनों की हर घटना समझाती है। डालोंग ने हीटिंग सिस्टम पर कब्जा किया और उसे पाने को लोगों से सामान बदलवाया, इसलिए कई निवासी बाहर निकलने को मजबूर हुए, जो अपनी मौत बुलाने जैसा था, क्योंकि बाहर जाने वाले वैसे मानते थे कि वे स्वर्ग जा रहे हैं। लिन मो से कोसता कहता है कि वह कहीं भी रहे, जानवर ही अब भी रहेगा। फिर पूछता है क्या शरीर वापस पाने का कोई उपाय है। सिगरेट मुंह में दबाए जो मुस्कुराती है हाँ कहती है, फिर जोड़ती है अगर वह उससे सच सुनना चाहता है तो एक शर्त होगी, क्योंकि वह अंडरग्राउंड क्लिनिक चलाती है, दान भी नहीं करती। पूछती है क्या वह मान लेगा। लिनमो पूछता है शर्त क्या थी। वो मान जाएगा अगर वह इसे कर सके। फिर वह उसका ठुड्डी पकड़ती है और कहती है कि उसे उसका शोध विषय बनना होगा और केवल उसे ही उसे अध्ययन करने देना होगा, यह आश्वासन देते हुए कि उसका शोध उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि जैसा कि उसने कहा था वह उसमें बहुत रुचि रखती है। लिनमो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि सौदा पक्का। तब महिला बताती है कि उसके खून में खास पदार्थ था, पर वह अब तक नहीं जान पाई कि वह क्या। यह तय था वह ऊष्मीय विकिरण सोखकर उसे पूरे शरीर के काम की ऊर्जा में बदल देता था, पर ज्यादा सूखने पर शरीर ठंडा पड़ जाता। सीधी बात, शरीर में अचानक ऊर्जा जमा करने की क्षमता आई, इसलिए वह बस हर वक्त ही भूखा रहता। लिनमो पूछता है क्या खाना खाकर वह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर हाँ कहती है और उसे बहुत ज्यादा खाना चाहिए और उसके पास इतना नहीं। वह आदमी कहता है चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। फिर वह आपातकालीन सीढ़ियों से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है, सोचते हुए कि अच्छा हुआ उसने पहले से तैयारी कर ली थी और कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाने की योजना बनाई थी। तेलुंग के गुर्गों से चुपचाप बचते हुए, क्योंकि जब तक वह सुरक्षित घर पहुंच जाता वही उसकी जीत होती। अपार्टमेंट 409 का दरवाजा खोलकर और मनु की चाबी का बटन दबाते हुए उसने देखा कि अंदर की हर चीज जमी हुई थी। लिनमो सोचता है कि क्या उन्होंने उसके कमरे की हीटिंग काट दी थी, क्योंकि इससे कोई भी ठंड से मर सकता है। लेकिन तेलुंग की वजह से उसका कमरा एक इग्लू में बदल गया था। तो वह एक डिब्बा खोलता है और कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा कैलोरी वाला खाना है। अंदर चॉकलेट बार्स के ढेर लगे हुए थे। उसे मिंग मिंग याद आता है और वह कहता है कि अगली बार जब वह चॉकलेट खरीदेगा तो उसे यह ब्रांड बदलनी होगी। फिर वो पूरी ताकत से उस बार को काटता है। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और ऐसा लगता है कि इतनी मात्रा पर्याप्त नहीं थी, तो उसे खुराक बढ़ानी पड़ी। तो वह ऐसा करता है, चॉकलेट लगातार खाते हुए और वह एहसास महसूस करते हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ गर्मी पैदा कर रहा हो और यह एक बुरा एहसास था। नियंत्रण खोने जैसा महसूस करते हुए कुर्गे ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और पूछा कि यह अनलॉक क्यों था, जबकि बॉस तो आदमी की उंगलियां काटकर दरवाजा खुलवाने वाला था। लेकिन आज तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और अंदर ढेर सारी सप्लाईज थी।
लिनमो आखिरी चॉकलेट खाते हुए मुस्कुराता है। गुंडे अपने हथियार तैयार करते हैं और पूछते हैं कि वह कौन है और उसने दरवाजा कैसे खोला। जो अपनी लैब में सोचती है कि अंतिम सिमुलेशन रिपोर्ट तैयार हो गई है और उसे ठीक ठीक देखना चाहिए कि उसके शरीर के अंदर क्या है। यह नोटिस करते हुए कि रिवर्सल प्रक्रिया ने न्यूरल गतिविधि को प्रभावित किया है, इसलिए यह बुरा था। अगर बहुत अधिक ग्लाइकोजन फिर से भर दिया गया तो वह बदल जाएगा। एक गुंडा चिल्लाया, उसे कौन है फर्क नहीं, यहाँ की हर चीज हमारी है। तभी लिनमो की नीली ऊर्जा लाल पड़ गई। वो उन्माद में उतरते ही बेकाबू हो गया, पूरी तरह उग्र। 72 घंटे पहले जो बॉयलर रूम में गया और पूछा कि आखिर वहाँ क्या हुआ था जिससे रूम 409 ऐसी हालत में पहुंच गया। उसने फर्श पर कुछ अजीब बनता हुआ देखा और जानना चाहा कि वह क्या है, लेकिन वो उसे एक सैंपल के तौर पर इकट्ठा कर लेती है, ये कहते हुए कि यह कंट्रास्टिंग था। हालांकि कैमरा उस जगह पर सक्रिय किया गया था। वह कहती है कि सच जानने के लिए उसे सुरक्षा कक्ष में जाना पड़ेगा। रिकॉर्डर से एक आदमी घोषणा में सभी निवासियों से ध्यान देने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें आपूर्ति को तर्कसंगत रूप से वितरित करना चाहिए ताकि बर्बादी से बचा जा सके। दिलों के गुर्गों ने जो को बाजुओं से पकड़ लिया, कहते हुए कि वह बहुत सिरफिरा है, लेकिन उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि बॉस ने क्या कहा था, यह न भूले और बॉयलर पर नजर रखे। दिलोंग आगे कहता है कि सभी निवासियों को हीटिंग के बदले में थोड़ा मुआवजा देना होगा। और एक शराबी आदमी पूछता है कि क्या यह जो की कोई मजाक थी, लेकिन उसका साथी जवाब देता है कि यह बूढ़े आदमी जैसा नहीं लग रहा था। फिर गैंगस्टर सबको स्थिति की गंभीरता समझाने के लिए विस्तार से बताता है। हीटिंग स्विच तक जाकर वह कहता है, संसाधन बचाने को इसे थोड़ी देर बंद रखेगा। पागल सी नजर के साथ भी स्विच गिरा देता है। लिनमो चौंक कर जागता है। सामने आदमी पूछता है, क्या तू नफरत करता है? कैदी से कपड़े वाला लड़का कहता है, मुझे किससे नफरत करनी थी? फिर वह पूछती है, क्या उसे दिलोंग से नफरत थी? यूडी लॉन्ग नाम दोहराकर लिनमो कहता है, साफ था कि वो उससे नफरत करता था। लिनमो एक गुंडे की गर्दन दबाकर अपनी ऊर्जा छोड़ता है तो वह लाल आभा में गिर जाता है। फिर लिनमो की आंख भी लाल उठती है। वह समझता है उसे भी बहकाया गया था, कहकर कि इंसानी मांस और बीफ का स्वाद लगभग एक सा है। फिर वह आदमी को बहुत दूर फेंक देता है, उसे इमारत से बाहर भेजता है और वह लाल ऊर्जा में जलते हुए जमीन पर गिर जाता है। बाहर खड़े लोग हैरान हैं। इमारत के सामने पूरी तरह से जली हुई लाश को देखकर कह रहे हैं कि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह चौथी मंजिल से गिरा हो। उसका दोस्त पूछता है कि अभी क्या बवाल हुआ था और ये लिनमो कौन था? क्या वो कोई एलियन था? पास आते ही उसने ऊर्जा देखी। क्या यह लाल ऑरोरा है? सोचकर तुरंत समझ गया लिनमो से जीत नहीं, इसलिए वो उस आदमी पर झपटा, पूरी ताकत लगाकर, जो भी बन पड़े करने की ठान कर। लेकिन नकाबपोश मुस्कुराता है। इंचमे में लोहदे लांग की झलक देखते ही वो तुरंत उसके पीछे आ जाता है और तेजी से लड़के को चौंकाता है। लिनमो कालों से ललकाता है, उकसाता है। तभी गुंडा उस पर झपट कर वार करता है। वह आदमी गायब था। दोबारा वार करने को लिनमो पीछे आ जाता है। ब्लू डेलोंग को याद कर उसे चेताता है, अब जरा भी हिलो मत। फिर नकाबपोश अपना हाथ पीछे खींचता है। गुर्गा उसकी ओर दौड़ता आता है। वह आंख से शक्ति जगाकर आगे झपटता है और उस आदमी का शरीर 2 टुकड़ों में चीर देता है। तभी अचानक कोई दरवाजा खोल देता है। वही मिंग लिनमो को पुकारती है। अचानक उसकी मौजूदगी से लड़का चौंकता है। वह देखता है मिंग बंदूक ताने है। फिर उसके पेट पर डांट चला देती है। वह पूछता, क्यों? जाओ कहती, बस इंसुलिन। और लिनमो की आवाज तुरंत गायब हो जाती है। वो उसकी बाहों में गिरता है। डॉक्टर कहता है कि यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी तोड़ने को था, पर वह भी आगे स्तब्ध देखती है। सारे पौधे खिल चुके हैं। वह जानना चाहती है वहाँ आखिर हुआ क्या। भूख इंसानी अत्याचारों की चिंगारी है, नरभक्षण से युद्ध तक, जो इतिहास में बार बार हुए। कृषि तकनीक बढ़ी तो समाज कुछ स्थिर हुआ, पर भूख कभी पूरी तरह गई नहीं। फिर भी उसकी परछाई बनी रही और डर लौटता रहा, क्योंकि एक जमी हुई दुनिया में खेती करना लगभग असंभव कार्य है। इतिहास खुद को दोहराने ही वाला था, लेकिन हमेशा एक अपवाद होता है। तो लिनमो पौधों पर सिर रखकर सो जाता है। ज़ाओ ने टिप्पणी की कि वे ज्यादा देर से जागे नहीं थे और माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें थोड़ी और नींद लेनी होगी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि यह सब क्या है। अपने हाथों में एक टमाटर उठाकर उसने टमाटर का एक कौर लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्वाद परख कर कहता है, यह बुरा नहीं था और मात्रा इतनी थी कि पूरी इमारत का पेट भर जाए। 2 लोग बर्फ में चलते हैं। एक लड़की का पेट घुराता है और वह भी शर्म से लाल हो जाती है। उसका साथी पूछता है, तबीयत कैसी है? क्या तुम टिक पाओगी? लड़की बस कहती है कि कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका दोस्त अपना कोट पेटोल कर बोलता है, अचानक याद आया, मेरे पास एक चॉकलेट। वह शालीन बनकर मना करती है, पर आदमी कहता है कि बाल दिलोंग लगभग ले गया था, इसलिए उसे लगा वह शायद अभी भी इसी कोट में है। उसकी पत्नी उसे देखने से मना करती है और पूछती है कि क्या उसे याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने वह चॉकलेट बार उसी सुबह अपनी बेटी को दे दी थी। पति उसकी ओर हैरान होकर देखता है। फिर वह हंसता है, कहता है कि वह पूरी तरह भूल गया था। खुद को तुच्छ बताते हुए कहता है कि वह बेकार है। अभी उसके सिर के पास एक पंजा प्रकट होता है, जो एक ही बार में उस आदमी का चेहरा नष्ट कर देता है। उसकी पत्नी उस घटना पर निराशा में खड़ी रह जाती है। वे विशाल सफेद पत्थरबंद जीव के सामने थे। उसने उसके पति को हाथ में दबोचा, फिर बाकी शरीर खा गया।
उसका खून उसकी पत्नी के चेहरे पर छिटक जाता है और सफेद बख्तरबंद प्राणी कहता है कि वह स्वादिष्ट दिखती है। महिला ऊपर देखकर पूछती है, ये क्या था? तभी एक गोरा चिल्लाता है, खड़ी मत रहो। वह पल भर ठिठकती है, आवाज की ओर मुड़ती है और राक्षस से बचने को तेज दौड़ती है। गोरा फिर चिल्लाता है, मेरे पास यहाँ आओ। अगर जीना वह औरत सफेद बख्तरबंद जीव से भागती है, पर दानव हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहता है। लड़की बस पीछे झांकती, बर्फ में ठोकर खाती, गिरकर लुढ़कती जाती है और धड़ाम से गिरती है, उठने लगती है। पीछे राक्षस दौड़ता है। वह रोते रोते अपनी जान की गुहार बार बार लगाती है। गोरे बालों वाला आदमी शराब की बोतल में कपड़ा डालता है और उसे लाइटर से जलाकर उस प्राणी की ओर फेंकता है, जिससे वह टकरा जाती है और एक विस्फोट हो जाता है। आग की चिंगारियां औरत पर गिरती हैं और वो प्राणी लपटों में घिरकर चिल्लाता है कि उसे गर्मी से नफरत है, जिससे पत्नी निकलती है। इमारत की ओर देख वह सोचती, राक्षस पीछा नहीं कर रहा। लिफ्ट दिखती है, बच जाए, लेकिन वह राक्षस अभी भी उसके पीछे था, जिससे वह महिला जो जीना चाहती थी पूरी तरह से चौंक गई। वह फिर से रोती है और बार बार लिफ्ट का बटन दबाती है और सफेद कवच पहने प्राणी लगातार उसे पुकारता रहता है। लड़की डैन लिफ्ट पर चीखती है, जल्दी आओ। तभी गोरा शख्स आकर कहता है, आंखें बंद करो, और वह महिला हक्का बक्का रह जाती है। अचानक लाइटें झपकती हैं, प्राणी की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वह चिल्लाता है, इसे रोशनी से नफरत है, और गोरा लड़का उंगलियों में पिक दबाए हाथ उठाता है, रॉक बजाने को तैयार। फिर वह महिला को बचाने गिटार झंकृत करता है। ध्वनि तरंगे उसकी ओर आगे बढ़ती हैं और दानव चीखता है कि उसे रॉक से नफरत है। भयंकर दर्द में अंटा रहता है। उसका नाम डोरोथी पेरेस था। बचपन में डॉक्टर बनने का सपना था। बड़ी होकर वह डॉक्टर नहीं, नर्स बनी, और फिर भी आसपास की हर चीज से नाखुश रही। फिर वह मैट से मिली। वह पास बैठा शर्म से खाना खाता रहा और वह भी उसके साथ खुश थी। बाद में दोनों ने शादी की, बेटी हुई और अंत में नए अपार्टमेंट में जा बसे। पर यह बात उसे खूब पता थी भी, चाहे दुनिया अचानक जम जाए या अपराधी अपार्टमेंट में घुसे, इतना कुछ झेलने के बाद वह डर रही थी कि आगे क्या होगा। बस समझना चाहती थी कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि उस आदमी ने सिर्फ एक गिटार से उस राक्षस को दबा दिया था। यही सबसे बेतुकी बात थी। आदमी गाना खत्म कर हाथ हवा में ऊंचा उठाता है, फिर प्राणी उसे पकड़ने बढ़ता है। कहता है कि यह शोर उसे बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा था। अपने छोटे करतब के बाद हांफता आदमी बस नीचे फर्श का बटन दबाता है। फिर छत से धातु की छड़ी छूटकर प्राणी पर झपटती है, उसे भेदती हैं, चौंकाकर पकड़ लेती हैं और मलबे में सफेद बख्तरबंद दानव को फंसा देती हैं। राक्षस का हाथ आखिरी पलों में कांपता है। डोरोथी हक्की बक्की पूछती है, क्या अब सब खत्म है? वह रोते रोते जमीन पर ढहती है, कहती है, आखिर हो गया। फिर भी वह आगे सतर्क नजर डालती है। बीती घटनाओं से अब भी स्तब्ध रह जाती। सुनहरा आदमी लड़की की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, सब बिल्कुल ठीक है। अब डोरोथी अलाव के सामने बैठी, कोई और थकी है। वह परिवार की तस्वीर देखती है। उसके पति का चेहरा खून से ढका है। आदमी उसे कपड़ा थमाकर कहता है, पति को शांति से जाने दो। वह पास बैठकर बोलता रहता है, धूल से धूल, राख से राख, यही सच है। पर अब भी हमें जान गंवा चुके लोगों के शोक से आगे बढ़कर जीवितों की रक्षा करनी है। डोरोथी उसे अजीब भाव से देखती है। आदमी सिगरेट सुलगाकर कहता है, चिंता मत करो, और दोनों के बीच अटपटा सन्नाटा छा जाता है। डोरोथी अपना नाम बताती है, जबकि वह गोरा मानो सपना दे हकलाकर कहता है, तुम अगर चाहो मुझे कॉर्बिन। महिला उसकी ओर देखती हुई उसे धन्यवाद देती है और पूर्विन उसकी कृतज्ञता स्वीकार करता है। डोरोथी पूछती है कि क्या वह भी सामान ढूंढने बाहर जा रहा था। हालांकि पूर्विन कहता है कि उसकी स्थिति थोड़ी जटिल थी। वह अपना गिटार केस खोलता है और उसे कुछ दिखाने के लिए 1 सेकंड मांगता है, क्योंकि वह सिएटल से एक दोस्त की तलाश में आया था। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, वह ठंडी लहर में फंस गया। फिर वह उसे फोटो थमाकर कहता है, टोपी वाला उसका दोस्त था और हाई स्कूल में वे दोनों पहले एक ही बैंड में अक्सर साथ बजाया करते थे। डोरोथी तुरंत फोटो में लिन मो को पहचान लेती है और कहती है कि वह वही आदमी था जो अपार्टमेंट 409 में रहता था। तभी एक तेज आवाज दोनों को हिला देती है और करगन पूछता है कि क्या हो रहा था, क्योंकि पूरे शहर में उस घटना से कंपन हो रहा था। वह पूछता है कि वे चीजें क्या थी। एक सफेद बख्तरबंद राक्षस जमीन पर पैर पटकता है, जबकि दूसरे की गर्दन कटी हुई है और तीसरे की बाहें लंबी हैं। एक पूरी सेना पीली त्वचा वाले जोड़ों के आगे बढ़ रही है। डोरोथी देखती है कि वे जिस दिशा में जा रहे थे वह अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर थी। लिन मुझ जाता है, सोचता है कैसे बेहोश हुआ। सामने महिला का शव देख चौंकता है और समझने की कोशिश करता है क्या हुआ। ज़ाहाउ उसके पीछे कुछ काम खत्म करती है और पूछती है कि क्या वह पहले से जाग गया था, क्योंकि उसने उस पर कुछ लगाया था। जिससे लिनमो यह सवाल करता है कि उस पर क्या रखा गया था। लेकिन युवक को एक कुर्सी से बांध दिया गया था और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसने उस पर एक सुरक्षा उपाय लगाया है, उसके गले में एक कॉलर दिखाते हुए। कॉलर सबसे पुराने आभूषणों में से एक है और उनका अर्थ हमेशा बदलता रहा है। पहले वे गुलामी के प्रतीक थे, नियंत्रण और मालिकाना दिखाते थे, और अब वयस्कों के लिए खिलौना बन सकते हैं। ज़ाहाउ बोला, लिनमो फिक्र न करे, उसकी गर्दन का कॉलर उन कामों के लिए यकीनन कभी कपड़े नहीं है। वो पूछता है, सोचकर कि उसने कुछ ना कहा होता तो उसे यह ख्याल ना आता। वह कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा रिसर्च सब्जेक्ट बना था, पर इसके लिए नहीं।
डॉक्टर कहती हैं कि वह कॉलर एक विशेष निगरानी उपकरण था और लीन मो एक शोध विषय था। पूछती हैं कि क्या उसे अपने शरीर के अंदर की चीजें याद हैं, क्योंकि वे उसे गर्मी अवशोषित करने और उसे संग्रहित करने में मदद करती हैं। लेकिन इसमें एक और काम भी था, और यह कॉलर उसी परिकल्पना को परखने के लिए बनाया गया। जैसे ही उसका ब्लड शुगर बढ़ता है, ये तुरंत दूसरा मोड चालू करता है और कॉलर नीले से लाल में बदल जाता है। लिनमो पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही थी और वह दूसरी स्थिति क्या थी। फिर डॉक्टर पूछती है कि क्या उसे याद है कि 20 मिनट पहले क्या हुआ था। यह सवाल सुनकर युवक हैरान रह जाता है। उसे महसूस होता है कि उसे याद ही नहीं कि क्या हुआ था। जो उसकी गाल पर उंगली रखकर कहती है, चिंता मत करो, याद न भी हो तो ठीक है, मैं यहाँ सब क्या चल रहा है जानने आई थी, क्योंकि यह सब मेरे शोध का हिस्सा है। लिनमो को हमेशा लगता था कि इस औरत का उस पर थोड़ा काबू है, मगर वह सच जानना चाहता था कि मामला क्या है, क्योंकि सच मिलते ही वह अपने पक्ष में उस पर बढ़त ले लेता। यह अपने कीबोर्ड पर एक बटन दबाती है, जिससे कुछ लिनमो की रक्तारा में इंजेक्ट हो जाता है, जिससे वह युवक बगल में देखता है और एक आईवी ड्रिप देखता है। ये सोचते हुए कि वह क्या है, वह देखता है कि यह 25% सांद्रता वाला ग्लूकोज है। डॉक्टर मुड़कर हुई प्रतिक्रिया देखती है और कहती है, पहले डेटा रिकॉर्ड करूंगी, और तुरंत नोट्स खोलती है। लिनमो बस जानना चाहता है क्या चल रहा है। जब वह मुस्कुराती है, बोलती है, मैं तो लगभग भूल गई। वह लिनमो के सामने घुटने टेकती है। युवक पूछता है, तुम क्या करने वाली हो। अब महिला उसके पैरों के बीच एक पौधा रख देती है। आदमी हैरान रह जाता है। वह पौधे को देखता है। उसकी आंखें और शरीर के निशान लाल पड़ते हैं। फिर अचानक लाल ऊर्जा कमरे में भर जाती है। वह चिल्लाता है। डॉक्टर ने उसे ठगने की हिम्मत की। तभी उसका दूसरा रूप आता, कहता, यह दिलचस्प था। जहू के पीछे से निकल वह लिनमो की ओर बढ़ता है। पौधे की छोटी डाली छूते ही उसे बढ़ाता है और टमाटर लगाते हैं। फिर पूछता है, क्या अब लिनमो मुझे अब भी देख रहा है। युवक पूछता है, क्या हो रहा है। दूसरा रूप कहता है, फिर मिलकर अच्छा लगा। लिनमो सोचता है क्या सामने वाला उसका दूसरा स्व है। वह डॉक्टर से कहता है कि उसे भ्रम हो रहा है। वह दूसरा स्व बताता है। दरअसल डॉक्टर उसे सुन नहीं सकता। लिन खुद भी बोलकर जांचता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तब वह पूछता है, क्या यह उसी सत्ता की चाल है। दूसरा रूप कहता है, किसी तरह हाँ, पर पूरी तरह नहीं। लिन झुंझलाकर पूछता है, मुझे साफ बताओ, पूरी तरह नहीं से क्या मतलब, और तुम कौन हो। बस इतना नहीं कि हम एक जैसे दिखते हैं। उस अस्तित्व ने समझाया कि वे दोनों वास्तव में साथ थे। आखिरकार अकेले वह इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। उसने अपनी हुड नीचे खींचते हुए कहा कि उसकी पहचान के बारे में इससे पता चल जाना चाहिए कि वह कौन था। लिनमो हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि आखिरकार उसके दूसरे स्वरूप की आंखें नीली थी, और वह पूछता है कि क्या लिन को याद है। युवक कहता है कि वह वही परजीवी है जो गुफा में था, और परजीवी इसकी पुष्टि करता है, लिनमो की पीठ पर निशान दिखाते हुए। वह समझाता है कि उसकी शक्तियां और पुनर्जीवित होने की क्षमता उसके एक महिला में बदलने के कारण थी। वह दोनों से कहती है कि आपस में मिलजुल कर रहें। नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स ब्यूरो एजेंसी की एक शाखा थी, जिसे असला के नाम से भी जाना जाता था, और यह उन कुछ विभागों में से एक था जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे। लॉजिस्टिक्स एजेंसी के पास मेडिकल यूनिट, सक्षम स्टाफ वाली प्रशासनिक इकाइयां और यहाँ तक कि सैन्य यूनिटें थी। सरकार के ढहने के बाद इस एजेंसी को दुनिया में सभ्यता की अंतिम ढाल माना गया। कोई फिर डाओ ल्यू को पुकार कर पूछता है, यह नेटवर्क अब तक बहाल नहीं हुआ। उस महिला की मेज पर उसकी और जू की फोटो रखी है। सियोलू कहता है कि एम्स बारबरा ने पिछले 2 दिनों में वही सवाल 28 बार पूछा है। फिर बारबरा अपने साथी की ओर देखते हुए गहरी सांस लेती हैं। जो लियो सूचना विभाग और एक हार्डवेयर समस्या के बारे में समझाना शुरू करता है, लेकिन बारबरा चिल्लाती है कि वह पहले ही समझ चुकी है। उनका उपनाम रिप्ली है और वह बायोकेमिस्ट्री में लेवल 4 की नेता है। उन्होंने कहा कि सच कहें तो वे बस जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे थे। बारबरा पूछती हैं कि क्या रिपोर्ट पूरी हो गई है, और शियाओलू कहती हैं कि वह लगभग तैयार है। महिला कहती है कि यह काफी अच्छा है और इससे पहले उसे भेजा जाना चाहिए, और उसकी अधीनस्थ अपने स्वर में तिरस्कार के साथ बाकी के बारे में सवाल करती है। बारबरा कहती है कि गंजा आदमी वैसे भी इसे गंभीरता से नहीं पड़ेगा क्योंकि स्थिति आपातकालीन थी। अब वह एक सरकारी दस्तावेज खोलती है। उसे लगता है सब फिर शुरू हो रहा है, और उसका गंजा बॉस झुंझलाकर कहता है, इन बातों पर चर्चा का अभी वक्त नहीं। फ्रैंक कॉर्डिक, एक लेवल 2 मंत्री, चिल्लाते हैं कि पहले जलवायु परिवर्तन हुए, फिर साइबर हमलों ने संचार को बेकार कर दिया, और यहाँ तक कि अग्रिम पंक्ति के ऑपरेटर भी 48 घंटे से संपर्क से बाहर हैं। ये तो छोड़ी कि उनके एजेंट्स को ठीक से सक्रिय भी नहीं किया गया था, इसलिए वे मुसीबत में थे और उन्हें कार्रवाई करनी थी। वह कहता है कि युद्ध कभी नहीं बदलता और उसके सैनिक। लेकिन तभी बारबरा स्ट्रीट की एक टिक उसके निचले हिस्से पर पड़ती है, और वह कहती है कि उसे अभी राजनीतिक मामलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ओस 1200 सेंट्रल ऑब्जर्वेशन रूम में वो पूछती है कि क्या वह उसकी तात्कालिकता समझता है। फ्रैंक स्तब्ध होकर सामने घूरता है। बारबरा बताती है कि सफेद कवचधारी प्राणी बंकरों के पास मिला। राक्षस बस दोहराता है, मैं सिर्फ एक खोल था। शियाओ लो फिर कहती है, वो उत्परिवर्तित इंसान था। फ्रैंक शक करता है, पर बारबरा उसे उसकी गर्दन ध्यान से देखने को कहती है। गंजा आदमी ध्यान केंद्रित करना शुरू करता है, प्राणी की गर्दन पर एक कॉलर देखकर, जिसे वह फील्ड ऑपरेशंस विभाग के सदस्य के रूप में पहचानता है।
वह जानना चाहता है कि वहाँ क्या हो रहा था और बारबरा समझाती है कि यह सब नेटवर्क बंद होने से पहले हुआ था। एक लापता एजेंट का सिग्नल बंकर के पास पकड़ा गया था, लेकिन जब विभाग में उसकी लाश पाई तो वह पहले ही निर्जीव था और उसका कोड